हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है नगीन बेस्ट डिजिटल लर्निंग चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12th की हिंदी बुक अभिव्यक्ति और माध्यम का चैप्टर 4 पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। हमने पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 किया। पार्ट 1 में हमने पत्रकारीय क्या है, पत्रकारीय के 6 कंकार क्या है, पत्रकारीय लेखन को कैसे सफल बनाया जा सकता है, फीचर क्या है, फीचर कैसे होते हैं, कैसे लिखा जाता है, इन सब के पीछे में बारीकी से पढ़ा। अब हमने पार्ट 2 करा। पार्ट 2 में हमने विशेष रिपोर्ट के विषय में पढ़ा। विशेष रिपोर्ट क्या है, इसको कैसे लिखा जाता है। विशेष रिपोर्ट को सफल बनाने के लिए हमने एक उदाहरण भी प्रस्तुत किया और हमने उस उदाहरण के माध्यम से यह जाना कि विशेष रिपोर्ट में लेख, टिप्पणियां और संपादकीय लेखन का कितना महत्व है, कि एक संपादकीय विचारधारा, प्रवचन सब एक अखबार की छवि को कैसे बनाते हैं, कैसे उस अखबार को प्रकाशित होने में, सफल बनाने में योगदान देते हैं। इन सब चीज़ों का हमने बारीकी से स्मरण किया। अब हम आगे इसका पार्ट 3 करेंगे। पार्ट 3 में हम देखेंगे कि संपादकीय लेखन क्या होता है, उसको हमें कैसे करना चाहिए, एक संपादक अपने लेखन को किस तरह अखबार में प्रकाशित करता है। तो चलिए देखते हैं पार्ट 3, संपादकीय लेखन। संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले संपादकीय को उस अखबार की अपनी आवाज़ माना जाता है। संपादकीय के जरिए अखबार किसी घटना, समस्या या मुद्दे के प्रति अपनी राय प्रकट करते हैं। भाई, जो संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले संपादकीय, यानी संपादकीय पृष्ठ मतलब एडिटर, जो न्यूज़पेपर का एडिटर होता है, उस एडिटर को अपने भाव, विचारों को प्रस्तुत करने के लिए न्यूज़पेपर में यानी अखबार में एक पेज या कहीं कहीं 2 पेज भी दिए जाते हैं। उस पर वो अपने किसी घटना के और मुद्दे के ऊपर अपनी समस्या, मुद्दे और विचार, राय को उस पे छाप सकता है, यानी प्रकाशित कर सकता है। संपादकीय किसी व्यक्ति विशेष का विचार नहीं होता। भाई, एडिटर जो होता है वो किसी विशेष व्यक्ति के विचारों को नहीं लिखता, बल्कि उसे किसी के विचारों के साथ, नाम के साथ नहीं छापा जाता। संपादकीय लेखन का दायित्व उस अखबार में काम करने वाले संपादक और उनके सहयोगियों पर होता है। भाई, ये कोई संपादक की जो लेखन होता है, ये कोई लेखन विशेष व्यक्ति के विचारों को या उसका नाम लिख के, भाई उसका विचार लिख दिया और नीचे उसका नाम लिख दिया, वो नहीं होता। संपादकीय लेखन या तो उस अखबार का एडिटर छापता है या फिर उसके सहयोगी जो उस न्यूज़पेपर में काम करते हैं, वो लोग छापते हैं। आमतौर पर अखबारों में सहायक संपादक संपादकीय लिखते हैं। भाई, आमतौर पर जर्नली यह देखा जाता है कि अखबारों में जो संपादकीय लेखन होता है वो सहायक संपादक ही लिखते हैं। कोई बाहर का लेखक या पत्रकार संपादकीय नहीं लिख सकता। भाई, हम बाहर के पत्रकार से या लेखक से जो रिपोर्ट तैयार करवाते हैं वो संपादकीय नहीं लिख सकता। संपादकीय सिर्फ संपादक, अखबार में काम करने वाला सहायक संपादक ही लिख सकता है। हिंदी के अखबारों में कुछ में 3, कुछ में 2 और कुछ में केवल 1 संपादकीय प्रकाशित होता है। जो हिंदी के न्यूज़पेपर होते हैं, हिंदी के अखबार होते हैं, उनमें किसी किसी अखबार में तो 3 पेज और किसी में 2 और किसी में केवल 1 पेज पर ही संपादकीय प्रकाशित होता है। यानी संपादक के विचार, किसी भी घटना, समस्या या मुद्दे के प्रति संपादक की अपनी राय प्रस्तुत होती है। संपादकीय का एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। भाई, एक एग्जाम्पल के माध्यम से हमें पता चलेगा कि संपादकीय लेखन क्या होता है। तो चलिए देखते हैं कि संपादकीय लेखन क्या होता है। अगले विद्यालय शिक्षा सत्र से विद्यार्थियों के सतत और व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया लागू हो जाएगी। भाई, इसमें एक विद्यार्थियों के ऊपर
एक संपादकीय लेखन प्रकाशित हुआ है। एक संपादक ने अपनी राय, विचार, भाव अपने अखबार में प्रकाशित किया है। तो वो बच्चों के ऊपर जो स्कूल में अगले विद्यालय शिक्षा सत्र से विद्यार्थियों के सतत और व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया लागू हो जाएगी। भाई अगले साल से विद्यार्थियों के लिए जो व्यापक और मूल्यांकन प्रक्रिया है, जो बच्चों, इसका मतलब यह है कि पाठ्य पुस्तकों का बोझ और परीक्षा का तनाव जो बच्चों के ऊपर डला हुआ है, बच्चे मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं, वो बोझ कम हो जाएगा। सरकार ने तनाव को कम करने के लिए सरकार का मकसद किसी हद तक पूरा हो सकता है। भी सरकार ने जो यह मकसद लिया था कि बच्चों का बोझ कम कर दे, उनसे मानसिक तनाव से दूर किया जाए, तो यह काफी हद तक पूरा हो सकता है। इस प्रक्रिया को अपनाने का प्रस्ताव राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का था। भाई इस प्रक्रिया को अपनाने का प्रस्ताव जो था, भाई ये प्रक्रिया लागू की जाए विद्यार्थियों पर, तो ये सब किसका था? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और एवं प्रशिक्षण परिषद का था, यानी NCERT का था। फिलहाल लिखित और प्रायोगिक परीक्षाओं के आधार पर मूल्यांकन का प्रावधान है। फिलहाल जो प्रक्रिया चल रही है CBSE में, क्या प्रक्रिया है कि लिखित और प्रायोगिक परीक्षाओं के आधार पर मूल्यांकन का प्रावधान है, यानी नंबरों का जो वो हो, लिखित और प्रायोगिक परीक्षाओं के आधार पर मूल्यांकन का नंबरों का मूल्यांकन किया जाएगा। जबकि विद्यालय में रहते हुए विद्यार्थी की सक्रियता पाठ्य पुस्तकों तक सीमित नहीं होती। भाई विद्यालयों के अंदर रहते हुए विद्यार्थियों की सक्रियता पाठ्य पुस्तक तक सीमित नहीं होती, वह खेलकूद, संगीत, भाषण, वाद विवाद जैसी अनेक रचनात्मक गतिविधियों में भी शरीक होते हैं। भाई वो पाठ्य पुस्तक यानी किताबों को ही नहीं पढ़ते खाली, वो और अलग एक्टिविटीज में भी शरीक होते हैं। इनका पाठ्यक्रम से सीधे सीधे कोई संबंध भले ना हो, भाई इन एक्टिविटीज का, संगीत का, खेल कूद का, किसी भी एक्टिविटी का पाठ्यक्रम से सीधे सीधे संबंध ना हो, पर ये विद्यार्थी के सीखने समझने की प्रक्रिया का हिस्सा होती है। भाई इन सब चीज़ों से, बाहरी एक्टिविटीज से बच्चा अच्छे से सीखने समझने की प्रक्रिया को सीखता है। इसलिए इस बात की ज़रूरत लंबे समय से महसूस की जा रही है। भाई बहुत लंबे समय से यह इस बात को महसूस किया जा रहा है कि विद्यार्थी का समग्र मूल्यांकन होना चाहिए। भाई पूरी तरह से उसके पाठ्यक्रम की सामग्री में मूल्यांकन होना चाहिए। लिखित और प्रायोगिक परीक्षा के आधार पर सिर्फ पाठगत ज्ञान और बोध को जांचा परखा जा सकता है। भैया जो हम बच्चों की लिखित और प्रायोगिक परीक्षा ले लेते हैं, वो सिर्फ पाठ के ज्ञान का बोध कराता है, उसी को ही जांच परख सकते हैं। प्रोफेसर यशपाल भी विद्यार्थी के समग्र मूल्यांकन के पक्षधर रहे हैं। भाई प्रोफेसर यशपाल हैं जो, वो भी विद्यार्थी के समग्र मूल्यांकन के पक्षधर रहे हैं कि उसमें भी मूल्यांकन होना चाहिए। जब NCERT की नई पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार करने के लिए उनकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। भाई जब NCERT की नई पाठ्यचर्या की रूपरेखा को तैयार करने के लिए नई पाठ्यचर्या कौन सी अलग से उनकी एक्टिविटीज स्टार्ट की जाए, यानी NCERT की नई पाठ्यचर्या में की रूपरेखा तैयार करने के लिए भी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया, समिति को बिठाया गया, एक मीटिंग बिठाई गई। उन्होंने सतत और व्यापक मूल्यांकन की पद्धति अपनाने का सुझाव दिया। भाई उन्होंने भी, प्राय समिति ने भी मूल्यांकन की पद्धति को अपनाने का सुझाव दिया। अब यह विद्यालयों की जिम्मेवारी होगी कि वे विद्यार्थियों की शैक्षणिक योग्यता के साथ साथ उनकी दूसरी गतिविधियों को भी आके, भाई ये विद्यालय में टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि बच्चों की विद्यालय के अंदर दूसरी गतिविधियों को भी आके, इसके लिए 100 में से 20 अंक निर्धारित किए गए हैं। भाई इसके लिए भी NCERT ने नई पाठ्यचर्या में 100 में से 20 अंकों को निर्धारित किया है। इन्हें विद्यार्थी के वार्षिक और बोर्ड परीक्षाओं में पर्याप्त अंकों में जोड़ा जाएगा।
इस पद्धति के लागू होने से जहां विद्यार्थियों में पाठ्यक्रम से अलग स्कूली गतिविधियों में हिस्सा लेने का उत्साह बढ़ेगा, वहीं अध्यापक भी इनके प्रति अधिक जिम्मेदारी महसूस करेंगे। भाई जहाँ ये सब गतिविधियों को आंकने का महत्व बढ़ेगा, वहीं बच्चों में इन पद्धतियों को, इन खेल कूद को अपनाने की चेष्टा बढ़ेगी और अध्यापक भी इनके प्रति जिम्मेदारी महसूस करेंगे। हालांकि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और हरियाणा बोर्ड के विद्यालयों में आंतरिक मूल्यांकन पद्धति पहले से लागू है। भाई पहले से ही आंतरिक मूल्यांकन की पद्धति पहले से ही लागू है। दूसरे कई राज्यों में इस पर विचार चल रहा है, लेकिन इसके अंक वार्षिक और बोर्ड परीक्षा के अंकों में जोड़े जाने का प्रावधान न होने के कारण समग्र मूल्यांकन का मकसद पूरा नहीं हो पा रहा था। भाई जो खेल पद्धति और पहले से ही सीबीएसई और हरियाणा बोर्ड में पहले से ही लागू है, उनका वार्षिक और बोर्ड परीक्षा में 20 नंबर का अंक का प्रावधान न होने के कारण समग्र मूल्यांकन का मकसद पूरा नहीं हो पा रहा था। भाई सभी विद्यार्थी उसमें भाग नहीं ले पा रहे थे। एनसीईआरटी की नई पाठ्यचर्या में विद्यार्थियों को खेल खेल में अपने आसपास के वातावरण और रोजमर्रा की जिंदगी से भी सीखने सिखाने पर जोर है। भाई जो एनसीईआरटी की नई पाठ्यचर्या में क्या प्रावधान आया कि विद्यार्थियों को खेल खेल में अपने आसपास के वातावरण और रोजमर्रा की जिंदगी से भी सीखने पर जोर है। इसलिए प्रस्तावित मूल्यांकन पद्धति से यह प्रक्रिया और पुष्ट होगी। देखा जाता है भाई प्रस्तावित मूल्यांकन पद्धति से जो मूल्यांकन पद्धति आएगी, यह प्रक्रिया और भी ज़्यादा पुष्ट हो जाएगी, भाई पक्की हो जाएगी। देखा जाता है कि पाठ्यक्रम पर अधिक जोर होने के कारण अनेक विद्यार्थी खेलकूद, सांस्कृतिक, सामाजिक और कलात्मक गतिविधियों में दिलचस्पी नहीं ले पाते। भाई बच्चों में पढ़ाई का बहुत ज़्यादा होने से पढ़ने में रहने पर वो खेलकूद, सांस्कृतिक और सामाजिक अलग से करिकुलम एक्टिविटीज़ को नहीं अपना पाते, उनमें दिलचस्पी नहीं ले पाते। अभिभावक भी बच्चों को इनके प्रति प्रोत्साहित नहीं करते, क्योंकि बच्चों का पढ़ाई का बोझ ही बहुत ज़्यादा है। निजी स्कूलों में से शैक्षणिक गतिविधियों पर जरूर कुछ ध्यान दिया जाता है, मगर ज़्यादातर सरकारी स्कूल इनके प्रति उदासीन ही दिखाई देते हैं। भाई निजी स्कूलों में तो ये गतिविधियां पर ध्यान दिया जाता है, पर सरकारी स्कूलों में इन गतिविधियों पर ध्यान नहीं दिया जाता और वो इसके प्रति उदासीन ही दिखाई देते हैं। समग्र मूल्यांकन की पद्धति लागू होने से वे ऐसी गतिविधियों को आयोजित करने के लिए बाध्य होंगे। चूँकि इस पद्धति में विद्यार्थी की सामाजिक सक्रियता और अनुशासन जैसे गुणों का भी मूल्यांकन अवश्य होगा। इसलिए अध्यापकों की भूमिका अध्यापन तक सीमित नहीं रहेगी। भाई अब अध्यापकों की जो भूमिका है वो अध्यापन, पढ़ाने तक ही सीमित नहीं रहेगी। शिक्षणेतर गतिविधियों की बाबत अध्यापकों में जागरूकता और जानकारी की कमी भी विद्यार्थियों की कलात्मक, सांस्कृतिक और सामाजिक कार्य संबंधी क्षमताओं के विकास में रोड़ा साबित होती रही है। भाई अध्यापकों में जागरूकता और जानकारी की कमी होना भी विद्यार्थियों की सामाजिक, सांस्कृतिक कार्य संबंधी क्षमताओं में, भाई उनके खेल कूद में, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बाधा का बीच में बाधा बनी है, यानी रोड़ा साबित हुई है। भाई उन्हें खुलकर हर चीज का ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ। इसलिए ऐसी गतिविधियों के मद्देनजर अध्यापकों के प्रशिक्षण पर भी ध्यान देना होगा। भी अगर ऐसी गतिविधियों को हम शुरू करते हैं तो उसको मद्देनजर रखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए अध्यापकों को भी शिक्षा का ज्ञान देना होगा, अध्यापकों को भी उससे प्रशिक्षण करना होगा। जनसत्ता में प्रकाशित संपादकीय, भाई ये जनसत्ता अखबार में प्रकाशित है, ये एक संपादकीय का एग्जाम्पल है जो बताया गया है कि संपादकीय कैसे लिखा जाता है, जिसके माध्यम से हमें अपने एक संपादक अपने भाव, अपनी राय को कैसे प्रस्तुत
कर सकता है। इसके बाद आता है हमारा स्तंभ लेखन। भाई संपादकीय लेखन हो गया, विशेष रिपोर्ट हो गए, फीचर हो गए। इन सब के लेखन के बाद अखबार में होता है स्तंभ लेखन। इसी तरह स्तंभ लेखन भी विचार परक लेखन का एक प्रमुख रूप है। भाई एक विचार परक लेखन होता है, संपादकीय लेख होता है, फीचर होता है, हर एक का अपना अपना स्थान अखबार में होता है। उसी तरह स्तंभ लेखन का भी अपना ही स्थान होता है। कुछ महत्वपूर्ण लेखक अपने खास वैचारिक रुझान के लिए जाने जाते हैं। भाई कुछ महत्वपूर्ण लेखक जो विशेषज्ञ होते हैं अपने लेख में, वो अपने विचारों के रुझान यानी दबदबे के कारण ही जाने जाते हैं। उनकी अपनी एक लेखन शैली भी विकसित हो जाती है। भाई उनकी एक अपनी ही लेखन शैली होती है और जो विकसित हो जाती है, प्रचलित हो जाती है। ऐसे लेखकों को की लोकप्रियता को देखकर अखबार उन्हें एक नियमित स्तंभ लिखने का जिम्मा दे देता है। भाई ऐसे लेखकों की लोकप्रियता को देखकर, भाई जो लेखन की शैली को अपनाते हैं, प्रचलित होते हैं, उनको देखकर अखबार उन्हें क्या करता है, न्यूज़पेपर कंपनी उन्हें क्या करती है, एक नियमित स्तंभ लिखने का जिम्मा दे देती है। स्तंभ का विषय चुनने और उसमें अपने विचार व्यक्त करने की स्तंभ लेखक को पूरी छूट होती है। भाई जो स्तंभ लिखता है ना, उसमें उसकी पूरी छूट होती है कि वो अपना ही विषय चुने और उस पर अपने विचार व्यक्त करें। स्तंभ में लेखक के विचार अभिव्यक्त होते हैं। भाई स्तंभ में लेखक अपने विचारों को लिख सकता है। यही कारण है कि स्तंभ अपने लेखकों, ये एक न्यूज़पेपर दिया गया है जिसमें हमें स्तंभ लेखन बताया गया है। बच्चों को स्वाधीन बनाओ, इसके ऊपर स्तंभ लेखन लिखा गया है। दूसरा स्तंभ लेखन है हम स्वतंत्र हैं, जो हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर में लिखा गया था अगस्त में। अब के नाम पर जाने और पसंद किए जाते हैं। कुछ स्तंभ इतने लोकप्रिय होते हैं कि अखबार उनके कारण भी पहचाने जाते हैं। भाई कुछ स्तंभ तो इतने लोकप्रिय और फेमस हो जाते हैं कि अखबार भी उन्हीं के नाम से जाने जाते हैं जो स्तंभ लेखन करता है। लेकिन नए लेखकों को स्तंभ लेखन का मौका नहीं मिलता। लेकिन जो नए नए पत्रकार होते हैं उन्हें स्तंभ लेखन का मौका नहीं मिलता। स्तंभ लेखन तो सिर्फ पुराने विशेषज्ञ पत्रकार ही करते हैं। जो वरिष्ठ पत्रकार होते हैं वो ही स्तंभ लेखन करते हैं। संपादक के नाम पत्र, भाई अखबार में संपादक के नाम पत्र भी यह एक कॉलम होता है। अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पर, संपादकीय पृष्ठ जिस पर संपादक अपनी राय प्रस्तुत करता है, पर और पत्रिकाओं की शुरुआत में संपादक के नाम पाठकों के पत्र भी प्रकाशित होते हैं। भाई पाठक अपनी राय पत्र प्रकाशित करते हैं किसके नाम, संपादकीय के नाम। जिस संपादक, अगर किसी संपादक का संपादकीय पृष्ठ पर छपा हुआ सब पत्रिकाओं की शुरुआत में संपादक के नाम पाठकों के पत्र इसलिए प्रकाशित होते हैं कि अगर उन्हें संपादकीय अच्छा लगा तो वो अपनी राय को प्रस्तुत करते हैं। सभी अखबारों में यह एक स्थायी स्तंभ होता है। भाई सभी अखबारों में एक स्थायी स्तंभ होता है। यह पाठकों का अपना स्तंभ होता है, ये पाठकों का स्तंभ होता है। भाई पाठक अपनी राय को छापने के लिए भेज सकते हैं। इस स्तंभ के जरिए अखबार के पाठक न सिर्फ विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त करते हैं बल्कि जन समस्याओं को भी उठाते हैं। भाई इसमें पाठक जो होते हैं न्यूज़पेपर को पढ़ने वाले, वो इसमें विभिन्न मुद्दों पर और अपनी राय प्रस्तुत कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। कहीं पर कोई भी समस्या हो रही हो, जन समस्या को भी उठाते हैं। एक तरह से यह स्तंभ जनमत को प्रतिबिंबित करता है। भाई एक तरह से जो यह ब्लॉक होता है ये जनमत को प्रतिबिंबित करता है। भाई जिसमें आम जनता अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी समस्या को वहाँ प्रकाशित करवा सकती है। जरूरी नहीं कि अखबार पाठकों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को से सहमत हो। भाई यह भी जरूरी नहीं कि पाठक ने अपने विचार को भेज दिया और अखबार उससे सहमत हो और उसको छाप दे। यह स्तंभ नए लेखकों के लिए लेखन की शुरुआत करने और उन्हें हाथ मांजने का भी अच्छा अवसर देता है। भाई ये जो स्तंभ लेखन है
ये लेखकों को, जो नए नए लेखक बनते हैं, उनको, पत्रकार बनते हैं, उनको अपने हाथ साफ करने का मतलब भाई अपने कला को निपुण बनाने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए उन्हें अच्छा अवसर मिलता है कि जिन पाठकों का विचार से अखबार सहमत नहीं है, उनके लिए वो विचारों को लिखे। नेक्स्ट है लेख। भाई लेख किस तरह लिखे जाते हैं? सभी अखबार संपादकीय पृष्ठ पर समसामयिक मुद्दों पर वरिष्ठ पत्रकारों और उन विषयों के विशेषज्ञों के लेख प्रकाशित करते हैं। भाई सभी न्यूज़पेपर, चाहे वो हिंदी का हो चाहे वो इंग्लिश का हो, संपादकीय पृष्ठ पर यानी एडिटर जो लिखता है उस पृष्ठ पर समसामयिक मुद्दों पर वरिष्ठ पत्रकारों, भाई सभी सामाजिक मुद्दों पर वरिष्ठ पत्रकार मतलब जो पहले के बहुत पुराने पत्रकार हैं और उन विषयों के विशेषज्ञ हैं के लेख प्रकाशित करते हैं। इन लेखों में किसी विषय या मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की जाती है। भाई उन लेखों पर को जो सा भी लेख उन्होंने लिया है उस पर विस्तार से चर्चा की जाती है। लेख विशेष रिपोर्ट और फीचर से इस मामले में अलग है। भाई जो लेख होते हैं ना वो रिपोर्ट और फीचर से, विशेष रिपोर्ट और फीचर से अलग होते हैं। उसमें लेखक के विचारों को प्रमुखता दी जाती है। भाई लेख में लेखक के विचारों को प्रमुखता दी जाती है, लेकिन ये विचार तथ्यों और सूचनाओं पर आधारित होते हैं। जो लेखक को विचारों को प्रमुखता दी जाती है ना, वो विचार लेखक के अपने नहीं होते, वो तथ्यों और सूचनाओं पर आधारित होते हैं। जो तथ्य और सूचना अखबार में छपती है ना, उसके ऊपर उन्हें अपने विचारों की प्रमुखता होती है। वो कुछ भी अपने विचार छाप सकते हैं, प्रकाशित कर सकते हैं, लेकिन लेखक उन तथ्यों और सूचनाओं के विश्लेषण और अपने तर्कों के जरिए अपनी राय प्रस्तुत करता है। और लेखक क्या करता है फिर? उन तथ्यों और सूचनाओं के विश्लेषण करता है। भाई तथ्यों और सूचनाओं को अलग अलग करता है और अपने तर्कों के जरिए एक रिपोर्ट तैयार करता है और अपनी राय प्रस्तुत करता है। लेख लिखने के लिए पर्याप्त तैयारी जरूरी है। भाई अगर कोई संपादक लेख लिख रहा है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत होती है। इसके लिए उस विषय से जुड़े सभी तथ्यों और सूचनाओं के अलावा पृष्ठभूमि सामग्री भी जुटानी पड़ती है। भाई इसके लिए उस जिस विषय पर वो लेख लिख रहा है जुड़े सभी तथ्यों और सूचनाओं के अलावा पृष्ठभूमि सामग्री भी जुटानी पड़ती है। यह भी देखना चाहिए कि उस विषय पर दूसरे लेखकों और पत्रकारों के क्या विचार है। भाई लेखक को यह भी देखना चाहिए कि वरिष्ठ लेखक है, जो विशेषज्ञ है, उनके इस लेखन के ऊपर, इस विषय के ऊपर उनके दूसरे लेखकों के क्या विचार है। भाई वो इसके ऊपर क्या विचार व्यक्त करते हैं। लेखक की कोई एक निश्चित लेखन शैली नहीं होती। भाई लेख लिखने की कोई शैली नहीं होती है। कोई कहते भाषा शैली अलग से होती है, वो निश्चित नहीं होती। किसी भी शैली में, किसी भी भाषा में लेख लिखा जा सकता है। भाई हर लेखन की अपनी ही शैली होती है। हर लेखन की यानी हर विषय की अपनी शैली होती है। विषय के अकॉर्डिंग ही शैली का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर आप अखबारों और पत्रिकाओं के लिए लेख लिखना चाहते हैं, अगर आप कोई पत्रकार अखबार और पत्रिकाओं के लिए लेख लिखना चाहता है, तो शुरुआत उन विषयों के लिए करनी चाहिए। जो नए नए पत्रकार होती है तो उनको शुरुआत किस चीज़ से करनी चाहिए? उन विषयों के साथ करना चाहिए जिस पर आपकी अच्छी पकड़ और जानकारी हो। लेख का एक प्रारंभ, मध्य और अंत होता है। भाई उन्हें पता होना चाहिए कि लेख का एक प्रारंभ होता है, एक मध्य होता है और अंत होता है, और जिस विषय पर उनकी अच्छी पकड़ हो, जानकारी हो, उसी को ही उन्हें लेख का माध्यम बनाना चाहिए। लेख की शुरुआत में अगर उस विषय के सबसे ताजा प्रसंग या घटनाक्रम का विवरण दिया जाए, भाई लेख की शुरुआत में कोई विषय, भाई जिसके विषय में वो लेख लिख रहे हैं उसका ताजा प्रसंग, भाई ताजा घटना के बारे में ताजा बात या घटनाक्रम का विवरण दिया जाए और फिर उससे जुड़े अन्य पहलुओं को सामने लाया जाए, तो लेख का प्रारंभ आकर्षक बन सकता है। इसके बाद तथ्यों की मदद से विश्लेषण करते हुए
आखिर में आप अपना निष्कर्ष या मत प्रकट कर सकते हैं। भाई बाद में जब आप पूरी रिपोर्ट तैयार कर लेते हैं, पूरा लेख तैयार कर लेते हैं, प्रारंभ आकर्षक बना लेते हैं, तो उसके बाद तथ्यों की मदद से विश्लेषण करना चाहिए और आखिरी में आप अपना निष्कर्ष और मत को प्रकट कर सकते हैं। तो ये तो हमारा वह लेख कैसे लिखते हैं। इसके बाद आता है साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। भाई अखबार में इंटरव्यू को कैसे छापा जाए। समाचार माध्यमों में साक्षात्कार का बहुत महत्व है। भाई साक्षात्कार का मतलब जो सामने बैठा हो उसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। पत्रकार एक तरह से साक्षात्कार के जरिए समाचार माध्यमों में साक्षात्कार का बहुत महत्व है। पत्रकार एक तरह से साक्षात्कार के जरिए ही समाचार, फीचर, विशेष रिपोर्ट और अन्य कई तरह के पत्रकारीय लेखन के लिए कच्चा माल इकट्ठा करते हैं। वही इसमें बताया गया है जो साक्षात्कार यानी समाचार का माध्यम होता है, सामने बैठे हुए बंदे के साथ बहुत महत्व रखता है। पत्रकार एक तरह से साक्षात्कार के जरिए ही यानी सामने बैठा जो बंदा इंटरव्यू दे रहा है उसके माध्यम से समाचार, फीचर, विशेष रिपोर्ट या अन्य कई तरह की पत्रकारीय लेखन, भाई हर तरह की रिपोर्ट्स को, सूचना को उनसे लेकर एक कच्चा माल इकट्ठा करते हैं। पत्रकारीय साक्षात्कार और सामान्य बातचीत में यह फर्क होता है। पत्रकारीय साक्षात्कार और सामान्य बातचीत में यह फर्क होता है, भाई को सिर्फ थोड़ा सा फर्क होता है कि साक्षात्कार में एक पत्रकार किसी अन्य व्यक्ति से तथ्य, उनकी राय और भावनाएं जानने के लिए सवाल पूछता है। भाई साक्षात्कार से वो कुछ अपनी उसकी राय, तथ्य और भावनाओं को जानने के लिए क्वेश्चन करता है। साक्षात्कार का एक स्पष्ट मकसद और ढांचा होता है। साक्षात्कार जो ये अपनी राय प्रस्तुत करता है, भावना प्रस्तुत करता है, उसका एक मकसद होता है, ढांचा होता है। एक सफल साक्षात्कार के लिए आपके पास ना सिर्फ ज्ञान होना चाहिए बल्कि आप में संवेदनशीलता, कूटनीति, धैर्य और साहस जैसे गुण भी होने चाहिए। भाई साक्षात्कार करने के लिए आपको क्वेश्चनिंग करने के लिए आपके पास संवेदनशील, ज्ञान और धैर्य सब कुछ होना चाहिए, साहस भी जैसे गुण आपके अंदर होंगे तो आप एक सफल साक्षात्कार बन सकते हैं। आप एक अच्छा कच्चा माल यानी रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। एक अच्छी और सफल साक्षात्कार के लिए यह जरूरी है कि आप जिस विषय पर और जिस व्यक्ति के साथ साक्षात करने जा रहे हैं, भाई एक अच्छा और सफल साक्षात्कार के लिए क्या जरूरी है, एक सक्सेसफुल पत्रकार बनने के लिए, साक्षात्कार बनने के लिए क्या जरूरी है कि आप जिस विषय पर और जिस व्यक्ति के साथ साक्षात्कार करने वाले हैं, जिस व्यक्ति के साथ बैठकर आप इंटरव्यू करने वाले हैं, साक्षात्कार का मतलब इंटरव्यू करने वाले हैं, उसके बारे में आपके पास पर्याप्त जानकारी हो। भाई उस व्यक्ति के बारे में आपके पास पूरी जानकारी हो। दूसरे, आप इंटरव्यू से क्या निकालना चाहते हैं, भाई इस इंटरव्यू के माध्यम से आप उस व्यक्ति के अंदर से क्या निकालना चाहते हैं, कौन से क्वेश्चन का आंसर उससे पूछना चाहते हैं, इसके बारे में स्पष्ट रहना बहुत ज़रूरी है। भाई एक पत्रकार को इस विषय के बारे में स्पष्ट होना चाहिए कि उन्हें इंटरव्यू के दौरान सामने बैठे व्यक्ति से क्या चीज़ पूछनी है और कौन से क्वेश्चनों के आंसर चाहिए। उसके बारे में आपके पास पर्याप्त जानकारी होगी तो दूसरे आप साक्षात्कार से क्या निकलवाना चाहते हैं इस बारे में स्पष्ट रहना बहुत ज़रूरी है। आपको वे सवाल पूछने चाहिए जो किसी अखबार के एक आम पाठक के मन में हो सकते हैं। भाई आप जिसका इंटरव्यू ले रहे हैं, जिससे आप सवाल करने वाले हैं, आपको उनसे सिर्फ वही सवाल करने चाहिए, आपको वही क्वेश्चन लिख के तैयार करने चाहिए जो एक अखबार पढ़ने वाली आम जनता, आम पाठक के मन में उठते हैं, हो सकते हैं वो क्वेश्चन। साक्षात्कार को अगर रिकॉर्ड करना संभव हो तो बेहतर है, लेकिन अगर ऐसा संभव ना, अगर आप जिसका इंटरव्यू ले रहे हैं तो अगर उस इंटरव्यू को रिकॉर्ड करना संभव हो तो आप रिकॉर्डिंग करिए, नहीं तो अगर संभव नहीं है तो इंटरव्यू के दौरान आप नोट्स लेते रहें।
भाई आप नोट्स बनाए इंटरव्यू के दौरान। साक्षात्कार को लिखते समय आप दो में से कोई भी एक तरीका अपना सकते हैं। भाई इंटरव्यू लिखते समय, करते समय आप इन दोनों में से कोई भी एक तरीका अपना सकते हैं। एक, आप साक्षात्कार को सवाल और फिर जवाब के रूप में लिख सकते हैं। भाई पहले तो आपने उससे क्वेश्चन किया, फिर आपने उसके आंसर को लिखा। एक एक करके आप सब जवाबों के रूप में लिख सकते हैं, या फिर उसे एक आलेख की तरह भी लिख सकते हैं, या फिर उसको जो साक्षात्कार है व्यक्ति, जो इंटरव्यू दे रहा है व्यक्ति, उसके क्वेश्चनों को आप एक आलेख के रूप में भी लिख सकते हैं। व्यक्ति चित्र फीचर समाचार का एक उदाहरण। भाई एक साक्षात्कार का, इंटरव्यू का एक एग्जाम्पल, इसके माध्यम से आपको पता चलेगा कि किस तरह न्यूज़पेपर में इंटरव्यू के माध्यम से न्यूज़ को छापा जाता है। मुंबई 16 अगस्त। देश को ब्रिटिश शासन से आज़ाद हुए 57 साल हो चुके हैं। भाई साक्षात्कार में ये बताया जा रहा है कि देश को ब्रिटिश शासन से आज़ाद हुए 57 साल हो चुके हैं, लेकिन 84 साल के गांधीवादी माधव दास ठाकरसे का मिशन अभी तक अनवरत जारी है। भाई 84 साल के जो गांधीवादी माधव दास ठाकरसे है, उनका मिशन अभी तक जारी है। वे होम्योपैथिक दवाओं से रोगियों का इलाज करते हैं। भाई होम्योपैथिक दवाइयों का काम करते हैं और रोगियों का इलाज कर रहे हैं वो। और उनके लिए रविवार का दिन भी अन्य दिनों की तरह ही व्यस्त रहता है। भाई वो पूरे हफ्ते के 7 दिनों काम करते हैं, रविवार का दिन भी उनके लिए और दिनों के लिए की तरह ही होता है। वे सुबह 3 बजे उठकर स्नान कर लेते हैं। उसके बाद वे बोरीवली स्कूल का दौरा करते हैं। फिर 5 घंटे तक चरखे से सूत काटने के बाद रोगियों से मिलते हैं। भाई वो उनकी दिनचर्या क्या थी? सुबह 3 बजे उठकर स्नान करना, बाद में बोरीवली स्कूल का दौरा करना, और 5 घंटे तक चरखे से सूत काटने का के बाद क्या करते थे? वो रोगियों को दवाइयाँ देते थे। ठाकरसे एक सक्रिय स्वतंत्र सेनानी थे। भाई एक स्वतंत्र सेनानी है ठाकरसे, और उन्होंने महात्मा गांधी से प्रभावित होकर आज़ादी के आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उस समय में महज 17 साल के छरहरे और आकर्षक युवक थे। उन्होंने बताया कि बापू का आदर्श और उनकी प्रार्थना सभाएं काफ़ी प्रभावित करने वाली थी। भाई उस समय महात्मा गांधी यानी बापू का आदर्श और उनकी प्रार्थना सभाएं जो होती थी, वो हम लोगों को काफ़ी प्रभावित करने वाली होती थी। स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने का फैसला उन्होंने अचानक किया। भाई स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने, ठाकरसे ने शामिल होने का फैसला एकदम अचानक ही किया था। उनके पिता एक संपन्न व्यापारी थे। भाई उनके पिताजी एक संपन्न व्यापारी थे, लेकिन उन्होंने उनके काम में हाथ बटाने के बजाय देश के लिए काम करना बेहतर समझा। भाई ठाकरसे ने अपने पिता के काम में, व्यापार में हाथ बटाने के बजाय देश के लिए काम करना बेहतर समझा था। ठाकरसे ने बीते दिनों को याद करते हुए कहा, भाई बीते हुए दिन जो बीत गए थे उनको याद करते हुए कहा, मेरे पिता के अपार धन का कोई मतलब नहीं था। भाई मेरे पिताजी के पास अपार धन था, पर उसका मतलब क्या था? वे ग्राम देवी स्थित मणि भवन के सामने 6 कमरे के अपने मकान में बैठकर बात कर रहे थे। भाई वो ग्राम देवी थी, जो गांव की देवी थी, वहां पर मणि भवन में सामने 6 कमरे के मकान में बैठकर बात कर रहे थे। वे फिलहाल पिता का घर छोड़कर फोर्ट के एक कमरे में फ्लैट में रह रहे थे। वे पिता का घर उन्होंने छोड़ दिया था और वो फोर्ट के एक कमरे में फ्लैट लेकर रह रहे थे। अपनी आय का ज़्यादातर हिस्सा मुफ्त होम्योपैथिक दवाएं बांटने में खर्च करते थे। ठाकर सर क्या करते थे? जो कमाते थे उसका एक ज़्यादातर हिस्सा होम्योपैथिक दवाएं मुफ्त में बांटने के में खर्च कर देते थे। उनके माता पिता ने उनकी शादी बुद्धिमान और व्यवहार कुशल मालती से यह सोचकर कराई थी कि वह ठाकरसे की सोच में बदलाव ला सकेगी। जो उनके माता पिता ने फिर उनकी बहुत ही बुद्धिमान और व्यवहार कुशल मालती नाम की एक लड़की से उनका विवाह करा दिया। वे सोचते थे कि वो उन्हें आज़ादी की स्वतंत्रता सेनानी की लड़ाई से दूर करके पिता के व्यापार में मन लगवा देगी। लेकिन ठाकरसे की
प्रतिज्ञा अटल थी। भाई ठाकरसे की प्रतिज्ञा क्या थी? अटल थी। वो देश के लिए लड़ने के लिए तैयार था। सच्चाई तो यह थी कि मालती अक्सर उनके पैम्पलेट्स की प्रूफ रीडिंग कर उनकी मदद भी किया करती थी। भाई सच्चाई तो यह थी कि मालती भी उनके साथ उनकी मदद करने लगी थी। इस हठ योगी का आजादी का जुनून अभी भी उतना ही पक्का था। भाई ठाकरसे, हठ योगी कौन था? ठाकरसे। ठाकरसे का आजादी का जुनून अभी भी उतना ही पक्का था। ठाकरसे के 7 बच्चों में से एक उनकी बेटी जयश्री का कहना है। भाई ठाकरसे के 7 बच्चे हुए, उनमें से एक बेटी थी, बेटी का नाम था जयश्री। उनका वो क्या कहती थी कि उनका आदर्श आज की दुनिया से अलग है। भाई उनका जो आदर्श है वो आज की दुनिया से अलग है। वे अभी तक नहीं बदल पाए। वे कई दिनों तक पानी के बिना रह सकते हैं और किसी को रिश्वत नहीं देते। भाई जो ठाकरसक है, भाई हमारे आदर्शक है, हमारे पिता है, वो कई दिनों तक पानी के बिना रह सकते हैं और किसी को आज भी वो रिश्वत नहीं देते। इटली के वाणिज्य दूतावास में काम करने वाली उनकी बेटी कल्पना मुस्कुराती हुई कहती है। भाई इटली के वाणिज्य दूतावास में वो काम करती है और उनकी बेटी मुस्कुराती हुई कहती है कि मेरे पिता आज भी किसी को रिश्वत नहीं देते और कई दिनों तक वो पानी के बिना रह सकते हैं। वे अभी भी अपने कपड़े खुद धोते हैं, ना ही किसी को उपहार देते और ना ही लेते हैं। भाई आज भी वो महात्मा गांधी जी के विचारों पर चलते हैं। वो अपने कपड़े खुद धोते हैं और ना किसी को उपहार देते हैं और ना लेते हैं, ना किसी को रिश्वत देते हैं। ठाकरसक अपने काते हुए सूतों से बने कपड़े ही पहनते हैं। भाई मेरे पिताजी अपने काते हुए सूतों से बने कपड़े ही पहनते हैं। वे खादी और ग्रामोद्योग आयोग के में मार्केटिंग डायरेक्टर भी रह चुके हैं। वो महात्मा गांधी की तरह खादी और ग्रामोद्योग आयोग में मार्केटिंग डायरेक्टर भी रह चुके हैं। वे याद करते हैं कि किस तरह वे 1904 में गांधीवादी विचारधारा की लेखिका उषा मेहता के पर्चों को लोगों में वितरित करते थे। भाई वो अपने उन दिनों को याद करते हैं जब वो 1904 में गांधीवादी विचारधारा की लेखिका थी उषा मेहता, उनके पर्चों को लोगों में बांटते थे। ब्रिटिश विरोधी पर्चे बांटने के जुर्म में उन्हें 6 महीने की सजा भी हुई थी। वे ब्रिटिश के विरोध में पर्चे बांट रहे थे और उस जुर्म में उन्हें 6 महीने की सजा भी हुई। लेकिन आज की तारीख में वे सिर्फ अपनी कल्पना के अनुरूप जीवन से संघर्ष करते हैं। भी कि आज तो सिर्फ वो अपनी कल्पना के अनुरूप ही जीवन में संघर्ष करते हैं। उन्होंने बताया राष्ट्रवाद धीमी मौत की तरह समाप्त हो रहा है। भाई राष्ट्रवाद जो है वो धीरे धीरे ही समाप्त हो रहा है। आज के राजनेता सिर्फ कुर्सी और सत्ता पाने के लिए ही आतुर है। आज के राजनेता देश को व्यस्त करने के लिए, स्थापित करने के लिए नहीं है, वो सिर्फ कुर्सी और सत्ता पाने के लिए ही आतुर है। देश की हालत से वे काफ़ी दुखी है। भाई देश की हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही है, उससे वो बहुत दुखी है। लेकिन 8 साल की अपनी पोती यशस्वी, जो उनकी 8 साल की पोती है यशस्वी, उनके पास चरखा कातना सीखने के लिए रोजाना आधा घंटा बैठती है। भाई उनकी पोती उनके पास रोज आधा घंटा बैठती है और चरखा कातना सीखती है, तो उन्हें थोड़ा सुकून मिलता है। वे हंसते हुए कहते हैं कि मेरी पोती यह सीखने के लिए काफ़ी उत्सुक है। भाई मेरी पोती तो यह सीखने के लिए काफ़ी उत्सुक। तो इस तरह हमने साक्षात्कार के इस उदाहरण के माध्यम से यह देखा कि पत्रकार ने किस तरह इंटरव्यू लेकर एक रिपोर्ट तैयार की और अखबार पर छापा। तो हमने इस पूरे चैप्टर में हमने देखा कि पत्रकारीय लेखन, फीचर क्या है, उसके 6 कंकार क्या है, विशेष रिपोर्ट क्या है, कैसे लिखी जाती है, हर एक का संपादकीय लेखन, लेख, और आखिरी में हमने एक लेख देखा। हर चीज को हमने बारीकी से पढ़ा, हर चीज को हमने लाइन टू लाइन पढ़ा। हमने एक सफल अखबार को किस तरह प्रकाशित किया जाता है, उसको हमने हर चीज की बारीकियों को देखा। हमने देखा कि किस तरह एक अखबार कितनी बारीकियों और चरणों से गुजरकर अपने को प्रकाशित करवाता है। तो इस तरह हमने
अखबार के विषय में, पत्रकारिता के विषय में पढ़ा और हमने पूरे चैप्टर को समाप्त किया। अब आगे हम इसके क्वेश्चन आंसर लेकर आएंगे और हम इसकी लाइन टू लाइन क्वेश्चन आंसर्स को, एमसीक्यूज को और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को करेंगे। तो तब तक के लिए आप हमारी आने वाली वीडियोस को वेट कीजिए और इस चैप्टर को ध्यान से अच्छे से पढ़िए ताकि आपको क्वेश्चंस करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।